जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रदीप एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट चैनल के ऊपर। साथियों, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जीके एक बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है आप सभी लोगों के लिए जब आप एग्जाम देने जाते हो या एग्जाम के बारे में सोचते हो। परंतु आप सभी लोगों के लिए अब इस हेडेक को दूर करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा जीके की क्लास। बिहार सिविल कोर्ट जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपको जरूर सिलेक्शन मिलेगा। हाई लेवल का इसमें कंपटीशन है, तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है, अपनी तैयारी में जी जान लगाना है और उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगा। तो आप सभी प्यारे बच्चे इस क्लास को जरूर देखें और जानिए कि बिहार सिविल कोर्ट का कैसा पेपर होता है। सारी चीज़ें बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक टॉपिक हमने उठाया है पॉलिटी में ना, आधे घंटे का हमारा सेशन होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसको इस आधार पे रखेंगे कि जैसे एक दिन हमने पॉलिटी के आधे घंटे डिस्कशन किया, एक दिन हिस्ट्री किया, तो आज हम लोग पॉलिटी करेंगे, मान लो अगले दिन हम लोग हिस्ट्री करेंगे। इस तरीके से हम लोग डेली जरूर क्लास देखा करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख गया है और वो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को कहा जाता है। समझ रहे हो। आपको मैं बताता हूं, जैसे कोई भी कानून लोकसभा में पहले लाया जाएगा उसको पारित कराने के लिए, फिर उसको राज्यसभा में लाया जाएगा, फिर उस पर राष्ट्रपति साइन करेंगे, तब वह एक एक्ट बन जाएगा। अभी तक ये एक बिल था, ठीक है। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया। अब इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में ले जाया गया, फिर इसको राज्यसभा में ले जाया गया, फिर इस पर राष्ट्रपति ने साइन किया, तब यह एक एक्ट बन गया, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, सीएए हो गया। अब एक बात बताओ, कैसे लोकसभा से पास हो गया। तो लोकसभा से पास होता है मेजॉरिटी से। मान लो कि लोकसभा में 100 लोग हैं। कितने लोग हैं लोकसभा में? 100 लोग हैं। अब 100 में से 50+1 की एक मेजॉरिटी हो जाएगी और 49 की एक हो जाएगी। यानी कि अगर 100 लोग लोकसभा में हैं, 100 में से 51 लोग इस वोट को डाल दें एक तरफ कि हम इस बिल के साथ हैं, और या फिर 51 लोग इसमें डाल दें कि हम इस बिल के साथ नहीं हैं, तो जिधर मेजॉरिटी जाएगी उधर होगा। मान लो इस लोकसभा में मेजॉरिटी पहुंच गई कि हम इस बिल के साथ नहीं हैं, तो वो बिल पास नहीं होगा, और इसमें मेजॉरिटी पहुंच गई कि हम इस बिल के साथ हैं। आप 100 लोग हो, 100 लोगों में अगर 50-50 हो गए, 50 लोग पास साथ में हैं और 50 लोग साथ में नहीं हैं, तो यहां पर क्या हो गया, मेजॉरिटी नहीं हो पाई, आधा और आधा हो गया। तो इसमें एक विशेषाधिकार मत पड़ेगा। कैसा मत पड़ेगा? विशेषाधिकार मत। और वह विशेषाधिकार मत जिधर जाएगा वह उधर ही होगा। मान लो वह विशेषाधिकार मत पास होने की तरफ जाएगा तो वह बिल पास हो जाएगा, और वह विशेषाधिकार मत जो है फेल होने की तरफ जाएगा या उसको विरोध में जाएगा तो वह विरोध हो जाएगा, उस बिल का विरोध हो जाएगा। और विशेषाधिकार मत कौन डाल सकता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। कौन होगा? जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा। और लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। मतलब उस बिल को वही होगा जो प्रधानमंत्री चाहेंगे, ठीक है, समझ गए। उससे विशेषाधिकार मत कहा जाता है। 50+1 की मेजॉरिटी होती है। अगर गलती से 50/50 हो गया, मतलब हाफ हाफ का मामला हो गया, तो उसमें विशेषाधिकार मत डाला जाता है। उसे हम लोग विशेषाधिकार मत कहते हैं, अगर एक समान चीजें हो जाए तो। क्लियर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? अनुच्छेद 62, ठीक है। अनुच्छेद 62 आपको मैं बता दूं, अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है, ठीक है। और अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? महाभियोग के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 62 जो है किसके बारे में बताता है? राष्ट्रपति के खाली पद पर, राष्ट्रपति के खाली के पद पर चुनाव कराने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करी जाएगी। तो ये अधिकतम कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए हो सकता है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए हो सकता है। आंसर बी विल बी द राइट आंसर। 6 महीने तक जो है, मान लो राष्ट्रपति किसी भी तरीके से उस पद पर नहीं है, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, या फिर उनको हटा दिया गया,
तो राष्ट्रपति को अगर हटा दिया गया तो राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार को संभाल लेंगे, पर गद्दी खाली नहीं होगी। पर ये मात्र कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए होगा ये पॉसिबल, उसके बाद पॉसिबल ये नहीं होगा। इसी वजह से 6 महीने बाद ही इसमें चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है, और 6 महीने बाद चुनाव कराना जो होगा ये अनुच्छेद 62 में लिखा गया है कि ऐसा होना पॉसिबल है, ऐसा होना जरूरी भी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन से पहले कुछ चीजें लिखी गई हैं, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 से 73 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद, आवश्यकता, चुनाव, इन सब चीजों के बारे में वर्णन है। वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। क्षमा चाहूंगा, ये वेंकैया नायडू मैंने जानबूझ के रखा है। जगदीप धनखड़ कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़ चेंज हो गए हैं, बदल कर। तो आपसे अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता नहीं, पूछा जाएगा। जगदीप धनखड़ कौन हो गए हैं? जगदीप धनखड़। और वर्तमान में अगर राष्ट्रपति आपसे पूछते तो आप सभी लोग जानते हो द्रौपदी चंद्र मुर्मू जो हैं इस समय क्या हो गई हैं? जो है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये वर्तमान में। चलो, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले 13 अगस्त 1952 को राष्ट्रपति भवन में शपथ ली थी। तो शपथ अभी मैंने आपको बताया, शपथ कौन से अनुच्छेद के तहत? शपथ जो लेंगे वो अनुच्छेद 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत शपथ लेंगे। समझ में आ गया? यहां पर कोई दिक्कत? जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। बदल गए हैं तो प्रश्न पूछा जाएगा, ये हो सकता है। अभी राष्ट्रपति जो है वर्तमान में वो भी बदल गए हैं, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। चलो आगे, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्तियां उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती? रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान। अच्छा, इसमें से कौन यही नहीं खाती मेल? रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान ही मेल नहीं खाती है, तो आंसर ए हो जाएगा। रूपांतरण में पूर्ण क्षमादान नहीं है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 72 के तहत कर सकते हैं। किसके तहत कर सकते हैं राष्ट्रपति? अनुच्छेद 72 के तहत कर सकते हैं। और अगर पूछ दे कि राज्यपाल अपनी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 161 के तहत कर सकते हैं, अनुच्छेद 161 के तहत कर सकते हैं। कौन? राज्यपाल। ठीक है, चलो देखिए, अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान, दंड विराम, राहत या सजा में छूट या देने या किसी अपराध को दोषी किसी भी व्यक्ति की सजा को निलंबित करने, हटाने की परिवर्तित शक्ति होगी। ठीक है, राज्यसभा के पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति? जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वे राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे, तो भारत के उपराष्ट्रपति। आंसर ए विल बी द राइट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आगे आ जाओ। राज्यसभा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 के तहत है। देखो इसको याद कर लेना, सरला की ट्रिक से याद कर लेना। यहां सरला में क्या हो जाएगा? आपका संसद हो जाएगा, रा में आपका राज्यसभा हो जाएगा, और ला में आपका लोकसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकसभा। तो 79 अनुच्छेद 79 में हो जाएगा आपका, यहाँ पर अनुच्छेद 79 में आपका संसद हो जाएगा। 80 में आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 80 में आपका राज्यसभा हो जाएगा, और अनुच्छेद 81 में आपका क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 81 में आपका जो है यहाँ पर लोकसभा हो जाएगा। ये चीज याद हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, ये आपको याद हो जाएगा। मुझे वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम संख्या 245 है। ठीक है, 245 पर अधिकतम हो कितनी सकती? 245। राज्यसभा की अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। और लोकसभा की अधिकतम कितनी हो सकती है? 550। ठीक है, 550। इसमें 245 सदस्यों में से 233 जो सदस्य होंगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगे, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनेंगे उनकी कला के आधार पर, उनकी साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के आधार पर उनको चुना जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो समझो, दिमाग को थोड़ा फास्ट बढ़ाओ। जितनी तेज मैं पढ़ा रहा हूं उतनी तेज पढ़ो, दिमाग लगाओ। कैसे होगा सिलेक्शन आपका, बताओ। ऐसे इतना कंपटीशन है ना, डेली कोई ना कोई पढ़ रहा है। डेली आपको बता दूं कि 100-200 लोग इस एग्जाम के लिए एकदम ऐसा पढ़ ले रहे हैं कि जैसे कि कोई रोक ही नहीं सकता। तो आप भैया बहुत कंपटीशन है, खूब पढ़ो यार। ये सब कुछ तो आपके दिमाग में होना चाहिए एकदम। आगे,
विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं और विधानसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं। याद रहे, विधान परिषद के और कार्यकारी चुनाव सदस्य भाग नहीं ले सकते, विधान परिषद के भाग नहीं ले सकते, विधानसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं। इसमें 42 साल बिल्कुल गलत, क्या नाम इसका, 20 साल बिल्कुल गलत, 32 साल बिल्कुल गलत। सही आंसर क्या आएगा? 25 साल। आंसर डी विल बी द राइट आंसर। 25 साल इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। अब इसमें मैंने एक तरफ लिखा है पद और एक तरफ लिखा है उनके कि कौन कितनी उम्र होनी चाहिए उस पद को पाने के लिए। तो इधर चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए 35 साल। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 साल और विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 साल। याद रहे, विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, जैसे मैं आपको बताऊं, लोकसभा और राज्यसभा में राज्यसभा उच्च होता है। भाई बहुत बताओ, लोकसभा कैसा सदन है? तो लोकसभा जो है निचला सदन है, निचला सदन। लोकसभा निचला सदन है और राज्यसभा कैसा सदन है? तो ये उच्च सदन है। ये कैसा सदन है? एक उच्च सदन है। तो जैसे राज्यसभा जो है इसमें इसके लिए 30 साल उम्र चाहिए, वैसे विधानसभा और विधान परिषद में, विधानसभा और विधान परिषद में विधान परिषद उच्च सदन हो जाता है, इसके लिए उम्र कितनी चाहिए? 30 साल चाहिए। ठीक है, लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य के लिए 25-25 साल चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य के लिए 25-25 साल चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को बढ़ावा देने की शक्ति रखते हैं? कौन 123 के तहत अध्यादेशों को बढ़ावा देने की शक्ति रखते हैं? राष्ट्रपति रखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा या महान्यायवादी? तो अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं। और अगर आपसे पूछ देगा कि राज्यपाल बताओ, तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं। एक्चुअली ये अध्यादेश क्या है? तो अध्यादेश का मतलब है एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए जारी किया गया आदेश, जारी किया गया आदेश, एक निश्चित समय के लिए जारी किया गया आदेश, अध्यादेश। ठीक है दोस्त, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा। आंसर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है? भारत के मुख्य निर्वाचन का आयुक्त, देखो इधर जो भी जल्दी हो लिख दिया गया है, इधर 60 साल, 65 साल, 70 साल, 55 साल। बताओ, 60 साल, 6 वर्ष, 6 वर्ष, 6 वर्ष, यहां 5 हो गया है तो इसको देख लेना अपने हिसाब से। तो ये तो 55 भी गलत भी लिखा है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? 65 वर्ष या 6 वर्ष पहले जो भी जल्दी हो। मान लो कि किसी को अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है, अगर उसको बनाया गया है 63 साल में और उसकी उम्र 65 साल हो गई, तभी वो क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। और अगर उसको बनाया गया है यहाँ पर 59 साल में, तो 6 वर्ष की उम्र में अपना रिटायर होगा। ठीक है, बेसिक रूप से वह 65 से अधिक ना हो और 6 साल तक वह पद पर रह सकता है। क्लियर है बात? 65 साल या 6 वर्ष के लिए उसको बनाए, 65 वर्ष या 6 वर्ष। 65 वर्ष का होगा तो चाहे उसका कार्यकाल पूरा हुआ हो ना हुआ हो, 65 का हो गया और भले उसने अपनी गद्दी पर सिर्फ 3 साल ही शासन किया है, 3 साल ही काम किया है, उस पद पर वो 3 साल ही रहा है, 65 हो गया, रिटायर हो जाएगा। या फिर वो 65 नहीं हुआ, 6 वर्ष हो जाए पहले तब रिटायर होगा। बेसिक रूप से 65 और 6 का कॉन्सेप्ट है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश कौन करता है? देखो, अगर हम लोग बात करें आपातकाल की बात करें, तो बेटा आपातकाल लगाने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है। आपातकाल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही लगा सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं लगा सकता। परंतु यह आपातकाल प्रधानमंत्री की सलाह पर लगाएंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऐसा नहीं है कि अपने मन से लगा देंगे। और आपातकाल जो है वह 3 प्रकार का होता है। एक अनुच्छेद 352 होता है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जिसमें क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन लगता है। और एक होता है अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसमें क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। और एक होता है अनुच्छेद 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल लगता है। क्या लगता है? जिसमें वित्तीय आपातकाल लगता है, जिसमें वित्तीय आपातकाल लगता है। तो 1, 2, 3 अनुच्छेद होते हैं आपके, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। इसमें लगता है राष्ट्रपति शासन, नेशनल इमरजेंसी इसमें लगता है, इसमें प्रेसिडेंट रूल लगता है,
है ना, और इसमें आपका जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। इसके अलावा राष्ट्रपति से सिफारिश, जो भारत उस राज्य के राज्यपाल होंगे वह सिफारिश करेंगे कि भैया हमारा जो है गड़बड़ हो गया सिस्टम, इसमें आप राष्ट्रपति शासन लगा दो। ठीक है, तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए वहां के जो राज्यपाल होंगे वे राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे। अगर अब हम लोग बात करें अब तक कितनी बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, तो 100 से अधिक बार लग चुका है। सबसे लंबे समय के लिए कहां पर लगा था, सबसे लंबे समय के लिए कहां पर लगा था, तो 4 साल के लिए लगा था पंजाब में। 4 साल के लिए पंजाब में लगा था, पंजाब में लगा था। क्लियर है बात। अब कहोगे गुरुजी हमने तो पढ़ा है कि 3 साल से ज्यादा लगा ही नहीं जा सकते। मैक्सिमम देखो बेटा, राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम कितने समय के लिए लगाया जाएगा, तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए लगाया जाएगा, लेकिन इसमें बढ़ोतरी करके 6 महीने करके इसको जो है 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, 3 साल के लिए। लेकिन एक विशेष प्रावधान करके पंजाब में 4 साल के लिए लगाया गया था पहले। ठीक है, 4 साल। सबसे ज्यादा बार किस राज्य में लगा है, तो सबसे ज्यादा बार यूपी में लगा है, 10 बार से भी अधिक लग चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले भी इसमें लगा था लंबे समय के लिए, सबसे ज्यादा बार यूपी में लगा है, 10 बार से अधिक लग चुका है। और क्या इसके बारे में होता है। और अगर हम लोग राष्ट्रपति शासन की बात करें जो अनुच्छेद 352 में आता है, नहीं सॉरी, अनुच्छेद 300 में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी होती है, वो अब तक 3 बार लग चुकी है। एक अनुच्छेद 1961 में लगी थी जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था, तब अनुच्छेद 352 के तहत 1961 में। एक 1971 में लगी थी जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश को मतलब पूर्वी पाकिस्तान को अलग करा के बांग्लादेश बनाया गया था। और एक लगी थी 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। किसके कारण, आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण। तो ये 3 बार आपातकाल लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। ठीक है दोस्त, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर बी हो गया राज्यपाल। अगला 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन है। जब 1975 में आपातकाल लगा था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, नीलम संजीव रेड्डी या फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय राष्ट्रपति थे बेटा फखरुद्दीन अली अहमद। अच्छा जरा यहां पर कुछ चीजें दी गई हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्रियों की बात है, पहले मंत्री, भारत के पहले मंत्री की बात यहां पर की जा रही है। तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इसके पहले थे वो थे गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री। ये पहले की बात की जा रही है, जो अंतरिम बैठक 1946 थी उसकी बात की जा रही है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, जॉन मथाई रेलवे मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे, अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है आपके पेपर के लिए बेटा। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ सकता है वन लाइनर में। लोकसभा के पहले स्पीकर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी एसएससी टेस्ट में भी पूछा गया है, गणेश वासुदेव वावलंकर हो जाते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, भारत के प्रथम कानून मंत्री बी.आर. अंबेडकर साहब हो जाएंगे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर, वही सेम है, यहां पर दोबारा आ गया है, भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी, और भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन हो जाएंगे, रफी अहमद किदवई। आगे आ जाओ, ये वाला आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हट गया हूं। इसका आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े। आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, आयरिश संविधान से, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांसीसी, कैनेडियन। आपको बता दूं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो जाते हैं संविधान के भाग 4 के अंतर्गत इनको लिखा गया है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। इसमें से 2 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 2 अनुच्छेद इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो अनुच्छेद 40 हो जाता है और एक अनुच्छेद यहां पर आपका 44 हो जाता है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देगी सरकार, ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देगी, उनकी शक्तियों को बढ़ावा देगी, उनको पैसा देगी। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, समान नागरिक
संहिता, ये दो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। संविधान के भाग 4 से संबंधित एक क्वेश्चन और हो सकता है। संविधान के भाग 4 क्लॉज ए में जो है आपको बता दूं, अनुच्छेद 51 क्लॉज ए के तहत 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, पहले कितने थे? 10 थे। पहले कितने थे? 10। तो 11वां कौन सा जोड़ा गया? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया और मौलिक अधिकार भी बनाया गया। ठीक है, इसको आयरिश के संविधान से यानी लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से, या कह लो आयरिश। तो आयरिश समझ नहीं पाएंगे बहुत सारे बच्चे, तो यहां पर आयरलैंड लिख लो, आयरलैंड। ठीक है भाई, आयरलैंड के संविधान से, कोई दिक्कत नहीं यहां पर, आयरलैंड के संविधान से। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया? प्रस्तावना की भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का बंटवारा हमने यहीं से लिया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। कौन बुला सकता है? अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। फ्रांसीसी संविधान से हमने क्या लिया? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता और आदर्श के सिद्धांत। कैनेडियन से हमने संघात्मक विशेषताएं ली हैं और इसमें हमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं। ये वाला इंपॉर्टेंट, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, यानी केंद्र में जितने भी राज्यपाल होंगे वो भेजे जाएंगे किसके द्वारा? वो एक केंद्र के द्वारा ही भेजे जाएंगे। राज्य में सरकार किसी की भी हो, राज्यपाल केंद्र का ही होगा। ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ली, जिसके बारे में अभी बात की गई थी। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, साथ ही साथ जो आपको पता होगा कि 12 सदस्यों का जो नामांकन राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में किया जाता है सम्मानित करने के लिए, वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो इसमें से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं लिख के बता देता हूं, इसमें आपको ज़्यादा समय लग जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है वो चीज़ आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से आपको मैं बता दूं कि याद रखना है आपको, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, न्यायिक समीक्षा हमने ली है संयुक्त राज्य अमेरिका से, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? उपराष्ट्रपति का पद हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को हटाया जाना, न्यायाधीश भी दोनों आ जाएंगे, धीश को हटाया जाना कहाँ से लिया गया है? यहीं से लिया गया। तो इसमें 4 चीज़ें याद रख लो आप, 1 2 3 4 5 चीज़ें याद रख लो। 5 चीज़ें आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी यहाँ पर सब लिखा ही गया है। हाँ, एक चीज़ और, न्यायिक समीक्षा हो गया। एक चीज़ और, 6वीं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। चलो आगे बढ़े हम लोग फटाफट। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ली है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता ली है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार आप याद कर सकते हो, इसमें से इंपॉर्टेंट है संसदीय विशेषाधिकार। पूर्व सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? देखो बेटा, तो मूल कर्तव्यों का प्रावधान वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्यों का प्रावधान, पूर्व सोवियत संघ, प्रस्तावना में सामाजिक, ये सब चीजें। चलो, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? ये बताओ, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? जल्दी बताने का प्रयास करें भाई, स्पीड से चल रहा है सेशन, आपको समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं मेहनत। ठीक है, मेहनत से पढ़ाना। आपको समझ में आ रहा होगा तो अच्छे से चीजें बढ़िया हो जाएंगी, क्या दिक्कत है? चले देखें,
कुछ समय दो, चलें देख ले। 16 क्या हो जाएगा, सॉरी 18, क्षमा चाहूंगा गलती से बोल दिया, 18 आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, आंसर सी। अरे वो गलती से निकल गया मुझसे, कोई दिक्कत नहीं, 18 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बारे में देखो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, अदर बैकवर्ड, इसको दिया गया था अनुच्छेद 102 मतलब 102वां संविधान संशोधन के तहत। 2018 में संसद में संविधान का 102वां संशोधन पारित किया गया था, जिसमें संविधान में 3 नए अनुच्छेद शामिल किए गए। अनुच्छेद 338 बी के जरिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसी तरह एक और नया अनुच्छेद 342 ए जोड़ा गया, जो अन्य पिछड़ा वर्ग केंद्रीय सूची में से संबंधित है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था वो 2018 में हुआ था। 102वां संविधान संशोधन 2018, ठीक है। आगे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे ही लघु संविधान कहा जाता है। बहुत सारे संशोधन किए गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। संपत्ति के अधिकार को समान अधिकार बना दिया गया था, समान कानून में डाल दिया गया था, मतलब सामान्य कानून में अनुच्छेद 300 क्लॉज ए में जोड़ दिया गया था। किसको? इसी में। 52वां संविधान संशोधन जो इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, वोट डालने की उम्र को घटाकर 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन जो था, स्थानीय स्वशासन जो है ग्राम पंचायत को लेकर के था, ठीक है। ये हुआ था 1992 में, 3 में नहीं 1992 होगा, यहाँ पर गलत लिख गया है 1992। 91वां संविधान संशोधन, इसमें 15% मंत्री भारत में बन सकते हैं, मतलब जितनी लोकसभा की सीटें होंगी उसमें से 15% ही मंत्री भारत में बन सकते हैं समेत प्रधानमंत्री। जितनी भी सीटें होंगी राज्यसभा में, विधान परिषद में, वही सेम चीज़ है, 15% ही। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 में आया था, जीएसटी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक रह गया 73वां संविधान संशोधन, इसमें एक रह गया 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, इसमें नगर पंचायत को जोड़ा गया था, नगर पंचायत लाया गया था और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं। वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। पहले मूल में कितने थे? तो मूल में मात्र 10 थे। कौन सा 11वां जोड़ा गया? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत शिक्षा के राइट टू एजुकेशन को क्या कर दिया गया? 11वां मौलिक कर्तव्य बना दिया गया, ठीक है। इसके साथ साथ इसको मौलिक कर्तव्य के साथ साथ इसको मौलिक अधिकार भी बना दिया गया, मौलिक अधिकार भी बना दिया गया, अधिकार फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया, जो कि संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है और उसको अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को, ठीक है ना मेरे भाई? नहीं समझ में आ रहा है? 11 मौलिक अधिकार ये हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। बाकी लास्ट वाला ये रहा, इसको 6 से 14 वर्ष तक को जोड़ा गया है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? अभी फिलहाल निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है तो आपको बताना है, तो रहेगा 238। कितनी? 238 जो निर्वाचित किए गए हैं, चुने, उनको राष्ट्रपति निर्वाचित हैं, चुने गए हैं। बाकी जो राष्ट्रपति जिनको शपथ दिलाते हैं, जिनको चुनते हैं, वो अलग हैं, वो अलग होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में 250 सीटें हैं, जिसमें 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्वाचित, बाकी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप सब लोग क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते अगर यहाँ पर 245 होता तो। गलत कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? या 240 होगा तो गलत कर सकते थे। कहा जा रहा है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, क्या कहा? निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित, चुने तो 238 ही गए हैं ना राज्यसभा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। निर्वाचित पूछ रहा है बेटा, निर्वाचित, और नामित किए जाते हैं 12। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्ति होते रहते हैं। यह राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता। स्थायी सदन है इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है।
वर्तमान में इसके कितने सदस्य? 245 सदस्य हैं। भारत के संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कौन सा सूची प्रदान करता है? 7वीं अनुसूची के तहत। किसके तहत? आंसर डी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची 246 के तहत। ठीक है, मुझे लगता है कि आज बहुत पढ़ लिया यार आप लोगों ने, है नहीं? इसमें इतने इतने विषय हो जाते हैं। लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता द्वारा की जाती है। इसका आंसर कोशिश करो आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताने की, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने की कोशिश करो। आज आप लोगों ने बहुत पढ़ा, क्लास में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार होंगे बिहार सिविल कोड का एग्जाम देने के लिए। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को। इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहें, बने रहें, लाइव जो है डेली देखें। 3 बजे क्लास होती है और इसी जान के साथ, इसी मेहनत के साथ आपको हम पढ़ाएंगे। बेहतरीन कंटेंट आप देखेंगे, गजब हो जाएगा। कितनी 30 मिनट की क्लास में मैंने इतना स्पीड से पढ़ाया, 1 घंटे का आपका कंटेंट हो गया। ठीक है भैया, चलिए फिर आज की क्लास को यहीं रख देंगे। धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े रहें। रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक जरूर कर दें और 3 बजे जरूर लाइव आया करें।